लेट हो गए। आप सबका स्वागत है। जिस प्रकार से आज एक बार फिर AQI लेवल 379 है, दिल्ली एक गैस चैम्बर में जीने को मजबूर है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी कहते कुछ है, करते कुछ है। उन्हीं बातों को कुछ खिलासा जो RTI के जरिए आज हुआ है, उसको लेके हमारी बहन और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी जी आप सबके मौजूद हैं। मैं अब निवेदन करूंगा मीनाक्षी जी से कि जो RTI के जरिए जो बातें आई सामने आई हैं और इस सरकार की जो कारगुजारी है उस पर आप जरा करिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश जी। मित्रों, मैं कुछ पंक्तियां याद करके आई हूँ। मेरे को लगा कि वो पंक्तियां आज पढ़नी चाहिए। काम मत कर, काम मत कर, काम का जिक्र कर, जिक्र कर पर काम मत कर, काम का फिक्र कर पर काम मत कर, काम मत कर, मत कर, मत कर। आप सोचिए, आप सब तो दिल्ली वासी हैं, ये पंक्तियां किस पर फिट होती हैं? कौन ऐसा व्यक्ति है जो काम नहीं करता लेकिन काम का जिक्र फिक्र बाकी सब तमाशा करता है लेकिन काम नहीं करता? आज उसी सिलसिले में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 1286.93 करोड़ रुपया पिछले 7 साल के अंदर एनवायरमेंट एनवायरमेंट सेस के रूप में, मैं दोबारा से इसको बोलना चाहती हूँ, एनवायरमेंट सेस के रूप में इकट्ठा किया गया दिल्ली की जनता के द्वारा। और दिल्ली की जनता ने ये पैसा दिया दिल्ली सरकार को कि हमारा वातावरण शुद्ध हो, पोल्यूशन कम हो, और पोल्यूशन कम होकर उससे निवारण जनता को मिले। हम सबको पता है कि छोटे बच्चे किस तरीके से खास रहे हैं। अस्पतालों में जब वो पहुंचते हैं तो उनकी ट्रेनिंग का क्या हिसाब होता है, जिनको जानकारी नहीं है कि जब वातावरण अशुद्ध है तो बीमारियों का कैसे इलाज करना है, क्या क्या उनको नेबुलाइज करना है, क्या करना है, लोगों को जानकारी नहीं है। बुजुर्गों को भी परेशानी है फेफड़ों की, लेकिन उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं है। और जो नए सिस्टम खड़े होने चाहिए थे वो इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं पर नहीं है। स्मोक टावर की जो है, अब पूरी दिल्ली से प्रॉमिस किया गया था कि 10 स्मोक टावर लगेंगे, और अंत में आपको पता चलेगा कि एक लगा जो भी मेंटेनेंस में 80 करोड़ रुपया, 80 लाख रुपया हर महीने का जाता है, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, वो भी काम नहीं कर रहा है। तो स्मोक टावर भी नहीं लगे हैं, ट्रेनिंग भी नहीं हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप नहीं हुआ है। ये सब हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री, जो कि राजनीतिक टूरिज्म पर अन्य राज्यों का भ्रमण करते हैं, लेकिन दिल्ली वालों का पैसा उन जगहों पर खर्च होता है, एडवर्टाइजिंग पर खर्च होता है, लेकिन दिल्ली की जो ज़रूरत है उसके काम के लिए वो पैसा खर्च नहीं होता। आपको हैरानी होगी जानकर कि 2015-16 में सिर्फ 272.51 करोड़ रुपया जो है वो खर्च हुआ है, और 272.51 करोड़ रुपया जो खर्च हुआ है उसमें से 265 करोड़ रुपया जो है वो सिर्फ एक प्रोजेक्ट पे खर्च हुआ है, वो है दिल्ली मेरठ रैपिड रेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। उसके अलावा ये पैसा कहीं पर ठीक से खर्च नहीं हुआ। और ऑन ऑफ की जो फाइल को लेकर ये कहते हैं हर एक को ब्लेम करो, पूरी दुनिया के ऊपर आप तोहमत लगाओ, लेकिन खुद कोई काम मत करो। अभी इन्होंने तोहमत लगाई कि LG साहब ने फाइल साइन नहीं किया ऑन ऑफ का। हमने RTI के माध्यम से जानने का प्रयास किया कि ऑन ऑफ की कोई स्टडी रिपोर्ट है दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास, या कोई ऐसी दिल्ली सरकार ने कोई उससे जुड़ी हुई संबंधित कोई जांच करवाई है? तो जवाब नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप देखेंगे कि लगातार मौसम दिल्ली का खराब हो रहा है। ठंड बढ़ते ही दिल्ली के अंदर स्मॉग की दिक्कत शुरू हो जाती है। तो जब ये इनका आप जो रवैया है वो तय करें कि जब ये पंजाब में मुख्यमंत्री नहीं थे तो ये पंजाब और हरियाणा की सरकार को ब्लेम करते थे, फिर कहते थे मेरे हाथ में आएगा तो मैं पराली जलाना बंद करवा दूंगा। अब इनके हाथ में आए तो हरियाणा सुधर गया, लेकिन पंजाब के अंदर वो पराली जलाने के जो केसेस हैं वो बढ़े हुए हैं।
दिल्ली में हम 10 स्मॉग टावर लगवाएंगे और वो नहीं लगी है, और उसमें जो 80 लाख रुपया महीने का मेंटेनेंस जा रहा है, तो मैं तो चाहूंगी कि एलजी साहब इसकी भी जांच करवा लें। ये भी छोटा मोटा कोई स्कैम ही लगता है कि 80 लाख मेंटेनेंस जा रहा है और वो जो टावर है वो अनमेंटेन्ड है, उस पर कोई काम नहीं हो रहा। 22 करोड़ रुपया जो है वो टावर पे खर्च हुआ है, जो काम नहीं कर रही है। तो लगातार आपको जानकर हैरानी होगी कि जहां दिल्ली का मौसम खराब है, दिल्ली की हवा खराब है, इन्होंने हवा को सुधारने के लिए कोई काम नहीं किया है। वहीं केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइंस है वो बना के दी, ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल हाईवे बना के दिया, बाकी जो काम है वो करके दिए, लेकिन इनकी तरफ से जो दिल्ली सरकार का, राज्य सरकार का काम था वो कुछ नहीं हुआ। और एनवायरमेंट सेस जो है, वातावरण का जो सेस है, जो टैक्स है, वो किसी और काम पे खर्च भी नहीं हो सकता, और वो आपको वातावरण संबंधित कार्यों पे ही खर्च करना पड़ेगा। यही कारण है कि पिछले 7 साल के अंदर 272 करोड़ रुपया 1200 में से 1200 में से खर्च हुआ है, जो कि 265 करोड़ रुपया एक ही प्रोजेक्ट पे खर्च हुआ है, वो है दिल्ली मेरठ रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ये तो दिल्ली की हालत है। फ्रेंड्स, इट्स शॉकिंग द वे चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली इज choosing not to work for Delhi and only making political statements here, there, wherever, whereas the work requires him to be in Delhi. दिल्ली को कोई पार्ट टाइम सीएम की जरूरत नहीं है ना जी, दिल्ली को फुल टाइम चीफ मिनिस्टर की जरूरत है। तो फुल टाइम चीफ मिनिस्टर नहीं होकर तो वो पार्ट टाइम चीफ मिनिस्टर है। देयर इज अ लाइन विच वन कैन से, डू नॉट वर्क एक्सेप्ट टॉक अबाउट द वर्क, talk about the work but do not work, show concern about the work but do not work. And these lines are befitting in describing what the Delhi chief minister's modus operandi is all about. This person is doing nothing. We all know how Delhi's atmosphere is getting polluted by inaction of the Delhi government, and you'll be surprised to know that more than 1236 point some odd crore rupees has been collected as environmental cess, out of which 270 point some odd money has been spent, and out of this 272 crore, 265 crore has been spent only on one project in 7 years, which is rapid rail transport system between Delhi and Meerut, and the rest of the money has not been spent at all. Constantly blaming others for their own inaction and non-planning is for everyone to watch. You have to see that how the chief minister of Delhi is constantly blaming others. For Parali he was blaming Punjab government, but now their own government is leading in Punjab, but no work has been done. When their own government is leading in Delhi, no work gets to be done. The fact is, inaction and running away from work and spending Delhi's money on his own election campaigns is what a part-time chief minister can offer Delhi. The fact is that this part-time chief minister has shown no concern over developing infrastructure to fight the pollution levels in Delhi. No money has been spent. They had promised 10 smog towers will be created for Delhi. Only one smog tower has been created after spending 23 odd crores, and 80 lakh rupees per month is the maintenance of that smog tower. And you will be shocked to learn that after paying 80 lakhs towards maintenance, this particular smog tower is also not working, is non-functional. This is the status of Delhi. Bad environment, bad atmosphere in which people are coughing, elderly are suffering, and young children are suffering. No training of the hospital staff that how in such cases Delhi people should be working towards. No training of the volunteers, no method in recruiting volunteers, no methodology at all. And this on-off system in which 5 plus some odd crore rupees had been spent also was spent, which did not work for Delhi, because there is no study to indicate
that this particular system had any impact on improving the atmosphere of Delhi, and we had tried to apply the RTI. No study is available. The data which I'm speaking out from is an RTI which was filed against Delhi government. This is the status of Delhi government, whether it's Directorate of Civil Defense or it's the RTI and the Environmental Pollution Control Board. This is the RTI. All the data and detail that we are speaking is based on their own facts and figures which have been procured by us through the RTI. Any questions, please? देखिए, जो पंजाब में कूड़ा नहीं साफ कर पाए और ये लेगेसी इशू है, दिल्ली की जनता को समझाने के लिए, वेस्ट सेग्रीगेशन के लिए और वेस्ट को कम करने के लिए जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए था, वो आज से नहीं 70 से ज़्यादा सालों से नहीं हुआ। तो ये दिल्ली ने और भारतीय जनता पार्टी जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चला रही थी उसने इनहेरिट किया है, उनको ये सौगात में मिला है। और उसके लिए जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होनी थी, जो बाकी काम इस्तेमाल होने थे, उसके लिए जो पैसा चाहिए था वो पैसा दिल्ली सरकार ने आवंटित नहीं किया। ये वही लोग हैं जो कहकर आए थे कि 18% बजट म्यूनिसिपल बॉडीज को हम देने जा रहे हैं, जो उनके हिस्से का 8% बजट था वो तक नहीं मिला है। 5-6% के ऊपर ही हर बार मामला अटक जाता था और दिल्ली फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट्स को इन लोगों ने लागू नहीं किया। जिस तरीके की हरकतें इन्होंने दिल्ली के साथ की हैं वो हम सबको जानकारी है। और जब वेस्ट की बात आती है, मैं आपको सबको याद दिलाना चाहती हूँ, इन्होंने कहा था कि पीडब्ल्यूडी की सड़कें हमारे पास हैं और पीडब्ल्यूडी की सड़कों के ऊपर जितना मलबा होगा, क्योंकि वजन मलबे का बहुत होता है, वो दिल्ली सरकार इकट्ठा करेगी और उससे संबंधित इन्होंने एक ऐप भी जारी की थी। आज आपके माध्यम से मैं इनको पब्लिकली पूछना चाहती हूँ कि उस ऐप को बनाने पर आपने कितना पैसा खर्च किया, उससे संबंधित जो एडवर्टाइजमेंट का बजट था वो आपका क्या था, और उसके बाद फाइनली आपने सीएनडी वेस्ट मलबा उठाने के लिए क्या काम किया। तो सच्चाई तो ये है कि जब सड़कों की गिनती की जाए और सड़कें भी म्यूनिसिपैलिटी के हाथ में आए तो आपको उतना बजट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का बढ़ाना था। आपने बजट बढ़ाया नहीं और काम लाते गए, जिसका खामियाजा दिल्ली ने भुगता। जब तक वो विषय सॉर्ट आउट नहीं होंगे, इसी वजह से दिल्ली की जो म्यूनिसिपैलिटी है उसका एकीकरण किया गया है ताकि उसका एक साथ एकजुट होकर एक बजट पारित हो और जो टैक्सेशन की चीजें हैं उससे दिल्ली सुधर पाए। लेकिन जहां तक आपने कहा प्रदूषण के युद्ध, प्रदूषण के विरुद्ध, उस एडवर्टाइजमेंट पर भी कितना पैसा खर्च हुआ है, और यही बात मैं लगातार कह रही हूं कि पराली के एडवर्टाइजमेंट पर इन्होंने कितने करोड़ खर्चा? 23 करोड़ रुपया पराली की जलाना नहीं चाहिए के ऊपर इन्होंने पराली से संबंधित एडवर्टाइजमेंट पे 23 करोड़ रुपया खर्चा, और जो एक्चुअल पराली जलाने के लिए रोकथाम के लिए काम करना था उसमें 3 लाख रुपया खर्चा। ये इनकी सच्चाई है। कहने और कथनी और करनी का जो अंतर है, उसी का जो भुगतान है वो दिल्ली कर रही है। और मैं बार बार कह रही हूं, काम करने से होता है, विज्ञापन से काम नहीं होता। आप अच्छा काम करें और वो विज्ञापन जाए कि आज हमने इतने लोगों का काम किया, तो बात समझ आती है। मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण देती हूँ। आपको कोई एडवर्टाइजमेंट दिखाई नहीं दिया होगा जब प्रधानमंत्री जी ने जनधन के खाते खुलवाए थे। जनधन के खाते 4 महीने के अंदर 52 करोड़ खाते खुले, जबकि इस देश के अंदर 12 करोड़ के आसपास खाते थे 70 साल की आजादी के बाद। लेकिन जब वो काम हो गया
तो उस काम के बारे में सबने लिखना, जांचना और पढ़ना लिखना बात शुरू की, तो वो बात समझ आती है, क्योंकि आप काम के बारे में जनता को जागृत कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तो काम है ही नहीं। यहाँ तो 23 करोड़ रुपया खर्च होता है विज्ञापन पर और 3 लाख रुपया खर्च होता है असली काम पर। स्मॉग 1200 करोड़ रुपए से ऊपर 1236 करोड़ रुपया एनवायरमेंट सेस के इकट्ठा होता है और खर्च होता है 272 करोड़, जिसमें से 265 करोड़ रुपया पिछले 7 साल में सिर्फ एक प्रोजेक्ट रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ऊपर खर्च होता है। दिल्ली के बुजुर्ग और दिल्ली के बच्चे खास खास के तकलीफ में अपना जीवन गुजार रहे हैं, और चाहे ट्रेनिंग का विषय हो, चाहे कुछ और करने का विषय हो, उस पे काम नहीं। ऑन ऑफ के लिए लोगों को पट्टी लेके खड़ा कर दो और पैसे दिल्ली के उड़ा दो, 5 करोड़ रुपया उड़ा दो। तो ये असलियत है दिल्ली के पार्ट टाइम मुख्यमंत्री की, जो कि केवल राजनीतिक दृष्टिकोण रखते हैं, काम करने की नीयत इनकी नहीं है। देखिए, जिनकी नीयत और कथनी और करनी का अंतर आपके सामने मैंने रखा, जिन्होंने दिल्ली के वातावरण को पोल्यूट किया और प्रदूषण फैलाया, मैं यही कहूंगी कि जो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करता है उस और भ्रष्टाचार करता है, उससे ज्यादा प्रदूषण करता कोई है नहीं दिल्ली के पास। सबसे ज्यादा प्रदूषण करता जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार का प्रदूषण दिल्ली की गवर्नेंस स्ट्रक्चर के अंदर अच्छे से घोल दिया है। कौन माफी मांग रहे हैं भाई? ये अच्छा तरीका है। 7 साल से काम मत करो, चुनाव में बात आए तो आप माफी मांग लो। माफी मांगने से सबकी तबीयत सुधर जाएगी तो मैं माफ भी कर देती, पर अनफॉर्चुनेटली तबीयत लोगों की सुधरेगी नहीं। दिल्ली में बुजुर्गों की और बच्चों की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, और 1236 करोड़ रुपया जो दिल्ली की जनता ने इनको सौंपा था दिल्ली का वातावरण सुधारने के लिए, उसको ये सही से खर्च भी नहीं कर पाए हैं। और 80 लाख रुपया जहां मेंटेनेंस का जाता है, उसकी भी जांच होनी चाहिए कि वो वाली स्मॉग टावर भी बंद पड़ी है। लास्ट क्वेश्चन। उन्हें सिर्फ मैं यही कहूंगी कि भगवंत मान को कूड़े के ढेर पर पंजाब में जाना चाहिए, और साथ में सिसोदिया जी और केजरीवाल जी को भी ले जाना चाहिए। थैंक यू। एक चीज और उनसे पूछना प्रणय जी, कितनी बार गए हैं प्रेसिडेंट? पहली बार गए हैं? नहीं, और इतनी चिंता थी तो एमसीडी को पैसे देने थे भाई, क्यों पैसे नहीं दिए? आपको चिंता थी दिल्ली की, और मुझे याद है कि इससे पहले भी मैंने ये बात कही है कि किसी भी म्यूनिसिपैलिटी को खत्म करके आप शहर को जिंदा नहीं रख सकते। इस हालत के लिए सीधे तौर पर ये लोग खुद जिम्मेवार हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार करके सीएनडी वेस्ट हम उठाएंगे की ऐप बनाई थी। मैं जानना चाहती हूँ सिसोदिया जी से कि बताएं खुलकर कि उस ऐप पर कितना पैसा खर्च हुआ था और उस ऐप की क्या हालत है। आज सिसोदिया जी बताएं, दिल्ली जानना चाहती है कि आपने जो एडवर्टाइजमेंट और होर्डिंग लगाए थे सीएनडी वेस्ट उठाने के, उन होर्डिंग्स के ऊपर कितना पैसा खर्च हुआ था और आपने कितनी सीएनडी वेस्ट को शहर से जमा किया। थैंक यू। मैं तमाम हमारे जो मीडिया के बंधु हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में नई दिल्ली की युवा सांसद और केंद्रीय मंत्री आदरणीय मीनाक्षी लेखी जी हैं। एक अति महत्वपूर्ण विषय पे आपके साथ प्रेस वार्ता करेंगी। मैं आदरणीय दीदी मीनाक्षी लेखी जी से कहूंगा कि आपको संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद यासिर जी। और आज जिस विषय को लेकर मैं आप सबके समक्ष आई हूँ, वो विषय आप सबसे उससे अनभिज्ञ नहीं है, लेकिन सुकेश चंद्रशेखर का विषय है, जिसमें सुकेश चंद्रशेखर ने वकील के माध्यम से एक लेटर बॉम्ब डाला है। और वो लेटर बॉम्ब जो है वो केजरीवाल जी के दफ्तर पे फटा है, और वो दफ्तर जो कि भ्रष्टाचार युक्त और गवर्नेंस मुक्त दफ्तर है,
जहां पर सरकार को काम कैसे करना चाहिए और कैसे नहीं करना चाहिए वो ठीक स्पष्ट करता है कि सरकार कैसे काम कर रही है, होने वाले काम नहीं कर रही है और नहीं होने वाले काम कर रही है। इस लेटर के माध्यम से उन्होंने बताया है कि किस तरीके से भ्रष्टाचार युक्त आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में शासन ग्रस्त है, और उसमें लिखा है कि 50 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन हुई और 50 करोड़ रुपए असोला के फार्म हाउस में कैलाश गहलोत और सत्येंद्र जैन दोनों ने मिलकर की, और उसके बीच में जो ट्रांजैक्शन थी उसमें यही था कि हम पार्टी को किस प्रकार से मजबूत कर सकते हैं, और 50 करोड़ रुपए अगर महाठग है सुकेश चंद्रशेखर, तो आप बताइए कि आपने महाठग से 50 करोड़ रुपए क्यों लिए। यानी आप सोचिए कि महाठग से भी कोई वसूली कर सकता है, तो ये वसूली भाई जो हैं आज महाठग से वसूली का इल्जाम इनके सिर पर लगा है, जिसमें 50 करोड़ रुपए इन्होंने एक्सेप्ट किए हैं, और उसमें असोला का फार्म हाउस भी बताया है, और ठीक तरीके से सत्येंद्र जैन और कैलाश गहलोत का नाम, दो मंत्रियों का नाम भी उसमें आया है। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से चंद्रशेखर के ऊपर, सुकेश के ऊपर प्रेशर बनाया गया कि तुम 30 लोगों को इकट्ठा करो जो 500 करोड़ की फंडिंग दक्षिण भारत में पार्टी के विस्तार के लिए कर सके। ये भी उसका कंटेंट है। इसके अलावा जिस विषय को मैं आपके सम्मुख रखना चाहती हूँ वो विषय ये है कि कानून के अंदर एक सिद्धांत होता है, नो वन कैन बी अ जज इन वन्स ओन कोर्ट। यानी मेरा ही अगर विषय है तो क्या उस विषय में मैं खुद जज, खुद वकील, खुद ही सब कुछ हो सकती हूँ। यह सिद्धांत सबको मालूम है कि कोई भी व्यक्ति अपने ही केस को खुद से निर्णायक भूमिका नहीं अदा कर सकता। इस केस में जो समझने वाली बात है वो ये है कि हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद, जहां हाई कोर्ट ने स्पेसिफिकली आम आदमी पार्टी को कहा कि जो डिबेट्स थी कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान के बनाने वालों ने जब इन विषयों के ऊपर डिबेट किया, संविधान बनाने वालों ने, तो उस समय की जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स थी उसका भी हवाला दिया, और हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि ऐसे तमाम केसेस के अंदर कि भ्रष्टाचारी मंत्री बना रहे, ये इनके विवेक पर छोड़ा जाता है, चीफ मिनिस्टर के विवेक पर छोड़ा जाता है, सरकार के विवेक पर छोड़ा जाता है। और वो विवेक देखिए आप कि जेल का जिसके पास कार्यभार है वो खुद जेल मंत्री है और जेल में बैठ के आनंद ले रहा है, और वो जेल में जो आनंद ले रहा है उसमें जो अफसर जो थे और जो अफसर इस विषय में जिनकी मिलीभगत पाई गई उन सबको सस्पेंड किया गया, उनको ट्रांसफर किया गया, लेकिन जो जेल मंत्री है वो उसी जेल में है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जब जो उस विषय का हकदार है, एक पहली बात तो इस व्यक्ति को अब इतना भ्रष्टाचार होने के बाद मंत्री बने रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि यही लोकतंत्र की तौहीन है, यही लोकतंत्र की अमान्यता का भाव है। और दूसरा, अगर वो बना हुआ भी है तो क्या वो व्यक्ति उसी जेल में रहेगा जिस जेल का अधिकार उसके पास है? वो जेल मंत्री है और जेल में खुद बैठा है, तो वो अपने अधिकार का गैर कानूनी तरीके से फायदा उठा रहा है। तो मेरी मांग रहेगी सरकार से भी, आम आदमी पार्टी की सरकार से, लेफ्टिनेंट गवर्नर से, और साथ ही इस देश की न्यायपालिका से कि इस व्यक्ति का ट्रांसफर किसी और जेल में किया जाए। इसको दिल्ली की जेल में नहीं रखा जा सकता। ये सिक्योरिटी का थ्रेट है, ये अंदर बैठ के वसूली का धंधा चला रहे हैं। और उसमें जो दूसरी बात पाई गई उसमें यह भी बताया गया कि सत्येंद्र जैन के पास फोन उपलब्ध है जेल के अंदर, और फोन में AK2 के नाम से इनका अरविंद केजरीवाल जी का फोन नंबर उसकी डायरेक्टरी में मौजूद है, और उस AK2 से इन्होंने सत्येंद्र जैन के पास जो फोन है उस फोन पे बात की है। तो हम सब सुनते आए हैं, बड़ी लंबा समय मैंने कचहरी में निकाला है, और ये पता चलता है कि जो गैंग माफियाज होते हैं वो किसी तरीके से फोन स्मगल करते हैं अंदर और वहां से वसूली का धंधा चलाते हैं। यहाँ तो इनके मंत्री अंदर बैठ के मुख्यमंत्री से बात करके वसूली का धंधा चला रहे हैं। तो इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? तो इस विषय पर कार्रवाई हो, ट्रैकिंग हो, और साथ ही सत्येंद्र जैन को दिल्ली की जेल से किसी और जेल में दूर भेजा जाए,
ताकि न्याय की जो प्रक्रिया है वो सुनिश्चित की जा सके. Dear friends, I am here to bring some very important aspects of the case pertaining to gentleman called Sukesh Chandrasekhar, who has actually thrown a letter bomb on the office of Arvind Kejriwal, where through his letter he has declared that he has bribed Arvind Kejriwal's office in Asola farmhouse through two of his ministers, one being a jail minister called Satyendra Jain and the other being transport minister called Kailash Gehlot. And 50 crore transaction has happened in which 50 crore has been paid to Arvind Kejriwal. And further in that letter, he said that this particular amount was paid and he was further asked to arrange 30 such people, a team of 30 people who are going to collect 500 crore worth of amount for the expansion of Aam Aadmi Party in southern India. And that was a job assignment given to Sukesh Chandrasekhar. As per this letter, through a tweet, he has been called Mahathug. Now from Mahathug is like a real criminal person who engages in extortion. Now somebody is extorting money out of an extortionist. There can be no bigger thug and no bigger extortionist than the chief minister himself, as represented by this letter. This letter is stating that if I am an extortionist, who are you? Because you are extorting money out of me. That's what the letter is saying. The letter is saying that if 50 crore has been extorted out of Sukesh Chandrasekhar, then who's a greater extortionist? The one who's extorting 50 crore and is further assigning a task of collecting 500 crore worth of money by collecting 30 more people for the expansion of the party in southern India. What needs to be seen in this case is that as per the debates when the constitution was getting framed in the parliament way back between 47 and 1950, in the debate it was mentioned and it was debated as to what needs to be done in case the ministers and other office bearers are found to be engaged in corruption and such things. And giving that quotation, High Court passed an order, and I would request all of you to search that order. High Court passed an order in the past which nobody seems to talk about, and I think it's time to go back to that order of the High Court, where High Court said that this is left to the moral and ethical value system of the Chief Minister and the Aam Aadmi Party, that a person who is found to be guilty of corruption continues to remain a minister. What can be worse that a person who is found guilty is continuing to remain in the position of a minister? In this case, it becomes further important that a person who is in charge of jails, under whose jurisdiction jails are functioning, is housed in the same jail. There is a principle in law that no one can be a judge in one's own case. Applying that principle to this particular case, a person who's in charge of jails continues to be in the same jail which works under his jurisdiction. And the best thing is that the officers who are found guilty in this particular case have been transferred or suspended, but this person, who is the jail minister, continues to remain in the same jail, so he will further exercise and misuse his powers to put pressure on other officers and misuse the facilities of the jail. So I demand that this person be either removed as the jail minister or he be transferred out of this jail from Delhi and he be transferred out to any other jail other than the Tihar jail, because he will continue to misuse his power and continue to extort money, because there is an extortion racket which is operating out of Tihar itself, and none less than the minister himself seems to be engaged in it, and chief minister is also found to be engaged in it as per this letter. As per this letter, Sukesh has spoken to Arvind Kejriwal as the chief minister and has also said as AK2, the number of Arvind Kejriwal is stored in the phone book of Satyendra Jain, and if AK2 is recorded and
there's an extortion racket and money racket operating out of Tihar jail, a strict action needs to be taken. So my request to the government of Delhi, to the Lieutenant Governor of Delhi, to the judiciary, that this person, if Aam Aadmi Party and the Chief Minister of Delhi, Arvind Kejriwal, is going to be so brazen, so loud, and so immoral that they continue to keep this person as a minister in spite of charges being framed, in spite of being housed inside the jail, and they continue to keep him as a minister. In those circumstances, it is these people who need to take a call and transfer Satyendra Jain out of Tihar jail and keep him in another state so that justice can take it, normal process can be followed. Otherwise, he will continue to misuse his office and that office of being a jail minister and continue to remain in the same jail where he's the officer in charge or executive in charge of the jail. He is not joining BJP. I can give it to you in writing. The fact is, this person was made a member of Aam Aadmi Party, and he's specifically claiming that the Chief Minister, Kailash Gehlot, along with Satyendra Jain, joined his dinner at a farmhouse in Asola, and he has paid the money. So so the onus of proof is on them who have received the money. And why I will believe, because I know this is the kind of thuggy they are doing with Delhi. There's not one scam, they are repeated scams. So I have every reason to believe this is how the expansion is happening. I have every reason to believe this letter for the simple reason that whether it's excise policy or 2 lakh fake construction workers which have been found, they are engaged in scams one after the other. Why should I not believe this? And other thing, how is it that Satyendra Jain continues to be the minister of jails and continue to remain in jail? Is that not proof enough? That is a proof. I have every reason to believe this because they are engaging in unethical, immoral behavior. And there are serious allegations that level by Chandrasekhar. Arvind Kejriwal is still on a political tourism. He is campaigning in Gujarat, and there he has just said that मैं झूठे बातें नहीं करता, मैं ये नहीं बोलूँगा कि 15 लाख दूंगा, मैं जो काम दिल्ली में करके आया हूँ वही काम करूँगा. तो अगेन ही अटैकिंग द. भैया मैं बड़ी साधारण भाषा में पूछना चाहती हूँ, दिल्ली में क्या काम करके आए हो ये तो बताओ. स्कैम करके आए हो भाई. जेल में तुम्हारा जेल मंत्री बैठा है, अंदर से तुम एक्सटॉर्शन रैकेट चलाते हो, 500 करोड़ की मांग रखते हो, 30 लोग इकट्ठे करके लाओ जो 500 करोड़ देंगे. अरे हमने सुना था आज तक गैंगस्टर्स ये काम करते हैं कि उनके पास फोन होता है, फोन स्मगल किया जाता है और गैंग्स ऑपरेट करते हैं जेल के भीतर से. या तो तुम्हारा मंत्री जेल के अंदर से गैंग ऑपरेट कर रहा है, ये काम तुम दिल्ली में करके आए हो. यमुना का क्या हाल है, ये दिल्ली में काम करके आए हो. पटेल नगर जैसी जगह में पानी नहीं पहुंचता, ये काम करके आए हो. एनसीडी को पैसे नहीं देते हो, तुम ये काम करके आए हो. मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे लोगों को दवाई नहीं मिलती है, ये काम करके आए हो. काम क्या करके आए हो बताओ दुनिया को. हम बता रहे हैं ना दुनिया में कि तुम क्या काम कर रहे हो, कि तुम्हारा मंत्री जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, जेल मंत्री है, उसी जेल में बैठकर अंदर से रैकेट चला रहा है, ये काम तुम करके आए हो. अरे सोचो, महाठग व्यक्ति से कोई पैसा निकलवा के उगराही कर सकता है, उससे बड़ा ठग होगा कोई क्या? रामकिंकर जी, Why DCs are silent on it? I don't think it is. See, my point is very simple, sir. My point is, if this person is jail mantri, continues to be in the same jail, on which ground can he be there? Is there something called morality? Is there something called ethics? Is there something called correct behavior? Anyone who's alleged to be wrong and charge sheet has been filed, that person should be extricated from the post of a minister. That's the thumb rule, number one. Number two, even if you believe that the person could be right and final order could be something else or whatever, you have suspended the officers. If you have suspended the officers who are found to be involved in this activity, how is the minister continuing to be there?
I mean, the whole world knows, anyone who understands law also understands you can't be a judge in your own court. Simple as that. You transfer the matter out. मेरे खिलाफ अगर कोई केस होगा, वो उसका निर्णय मैं ही लेने वाली हूं क्या? आप अपनी सीवी खुद लिखने वाले हैं, आप अपना एसीआर खुद लिखने वाले हैं, आपके ऊपर कोई बैठ के उसको रिव्यू करता है या नहीं? ये व्यक्ति खुद जेल मंत्री है, जेल में बैठा है और मुख्यमंत्री को कुछ गलती नहीं दिखाई देती। आप बताइए, दुनिया बताए ना। अरे किसी भी जेल में भेजो, यहां नहीं रह सकता, कहीं भी भेजो, काला पानी भेजो भाई। और किसी का कोई ये तो क्वेश्चन अपने आप को मान बोलते हैं, काला पानी भेज दो। आपका हो गया? Nothing. विषय Nothing. संबंधित विषय संबंधित सवाल प्लीज। विषय संबंधित। Thank you very much. Thank you अगर so इस विषय पे कुछ पूछना है तो बताइए। विषय संबंधित कोई सवाल है आपके पास तो आप बताएं। हाँ हाँ बताइए बताइए अजीत। मेरा एक्शन देखिए, आप मेरी बात सुनिए, मैं कह रही हूँ एक्शन, इन्वेस्टिगेशन, फाइनल रिपोर्टिंग, वो सब विषय थोड़ा प्रोसीजरल होता है। आपने जो इस कार्य में लिप्त अफसर थे उनको आपने सस्पेंड किया, आपने उनके खिलाफ चार्जशीट जब भी आएगी तब आएगी, लेकिन उनको हटाया वहां से। आप मुझे बताइए कि किस कानून, नियम, लोकतंत्र का भरोसा देते हुए ये व्यक्ति जेल मंत्री होते हुए अपनी ही जेल में रहेगा? वो तो अफसर आएंगे जाएंगे, वो दूसरे अफसर पे वही प्रेशर बनाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। धन्यवाद।